Hello everyone, this is Athiya Zanab and today I am going to discuss some more prepositions for class 12th ISC board and class 10th ICSE board. क्लास 10th में 4 मार्क्स का और क्लास 12th में 5 मार्क्स का prepositions के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. prepositions टॉपिक कवर करने के लिए फ्रेजल वर्ब्स पे क्यों कमांड होना चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था क्लास 12th ISC बोर्ड पर. और इसके अलावा मैं 3 ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुकी हूँ फ्रेजल वर्ब्स पर. And this video is going to be part 4 prepositions, phrasal verbs for class 12th ISC and class 10th ICSE. Now without wasting time, let's discuss prepositions. First sentence here is, it is essential that you keep up the good wishes of your predecessor. Report cards वगैरह में लिखा होता है keep it up. कीप इट अप का मतलब क्या होता है कि आपने जो प्रोग्रेस करी है, जो सक्सेस आपको मिली है, उसको आप मेंटेन रखिए, आगे भी उतनी ही प्रोग्रेस आपको मिलती रहे. यानी कि प्रोग्रेस को मेंटेन रखना सेम रेट पर, उसे कहा जाता है कीप अप. अब यहाँ जो सेंटेंस है उसको समझिएगा. इट इज एसेंशियल. एसेंशियल मीन्स जरूरी. यह जरूरी है कि यू कीप अप द गुड विशेज ऑफ योर प्रीडेसेसर. प्रीडेसेसर किसे कहते हैं? सपोज कहीं आप काम कर रहे हो किसी पोस्ट पर, आपसे पहले उस पोस्ट पे जो आपसे पहले काम कर चुका है वो आपका कहलाएगा प्रीडिसेसर. तो सेंटेंस का मीनिंग केवल इतना ही है कि आपसे पहले जो काम कर चुके लोग हैं उनकी गुड विशेस को आप मेंटेन रखिए. मतलब उनसे बुरा परफॉर्म मत करिए, उनसे बेहतरी परफॉर्म करिए. यानी जो प्रोग्रेस उन्होंने करी थी आप भी उनकी प्रोग्रेस को मेंटेन रखिए. दिस इज द मीनिंग. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप अवे. कीप अवे का मतलब होता है स्टे अवे, बचना. यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम मर्सनरी पीपल. मर्सनरी किसे कहते हैं? ऐसे लोग जो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए लड़ाई करते हो. ठीक है, यानी मिलिट्री का पार्ट तो हो लेकिन वो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए पार्ट हो उसका. ओके, इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए. कीप अवे मतलब स्टे अवे. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज मेकअप. देखिए मेकअप के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. एक मेकअप वो अपने फेस पर जो लड़कियां मेकअप लगाती हैं, यानी कोई भी पाउडर वगैरह अप्लाई करना मुंह पर, उसे कहता है मेकअप. फाइन. मेकअप का दूसरा मीनिंग होता है जो जनरली आपका स्टोरी के साथ लग के आएगा. मेकअप अ स्टोरी मतलब झूठी कहानी बनाना, टू फैब्रिकेट अ स्टोरी. फाइन. सो मेकअप अ स्टोरी टू फैब्रिकेट. फैब्रिकेट मतलब नकली स्टोरी बनाना. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि द बॉय मेड अप अ स्टोरी, यानी कि जो लड़का था उसने झूठी कहानी बना ली. किसके लिए? अबाउट हिज डॉग ईटिंग अप हिज असाइनमेंट, कि उसका जो असाइनमेंट था ना वो डॉग खा गया. फाइन. तो ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, अलग अलग बहाने लेके आते हैं असाइनमेंट ना जमा करने के. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज मेक ऑफ विद. और मेक ऑफ विद को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है मेक अवे विद. OFF ऑफ का मीनिंग ही होता है अवे, तो इसका मतलब यहाँ पे आप अवे भी फिल कर देंगे तो भी सही होगा. ठीक है. सो मेक ऑफ या मेक अवे विद का मतलब ये होता है कि किसी चीज को चुराना. ओके, या कोई चीज यहाँ से वहां ले जाना इलीगली, किसी को बिना बताए, यानी छुपा के कोई चीज यहाँ से वहां ले जाने को बोला जाता है मेक अवे विद. फाइन. सो यहाँ जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि द थीव्स ब्रोक द विंडो. चोरों ने क्या किया? खिड़की तोड़ी और लैपटॉप को चुरा ले गए, लैपटॉप को ले गए. ओके. नेक्स्ट इज पुट अप. पुटअप का मीनिंग होता है कंस्ट्रक्ट करना या बिल्ड करना. ओके. द फार्मर्स पुट अप अ स्टॉल एट द फेयर, यानी जो किसान थे उन्होंने फेयर. फेयर मतलब यहाँ मेला. फेयर के दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है साफ, एक होता है मेला. तो यहाँ मेले की बात हो रही है कि मेले में फार्मर्स ने क्या करा? स्टॉल बिल्ड किया, स्टॉल को कंस्ट्रक्ट किया. फाइन. सो पुटअप का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना या बिल्ड करना. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट आउट. पुट आउट मतलब होता है बुझाना, और बुझाने के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं वर्ड एक्सटिंग्विश. फाइन. तो पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश. फाइन. फायर को बुझाना. दे ट्राई देयर बेस्ट टू पुट आउट द फायर. उन्होंने आग को बुझाने की अपनी पूरी कोशिश की. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रन डाउन. देखिए रन डाउन के दो मीनिंग्स हैं, दोनों ही मीनिंग बार बार पूछे जाते हैं. ठीक है. पहला मीनिंग होता है टू लूज पावर और स्टॉप वर्किंग. बैटरी खत्म होने की इंग्लिश के लिए बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, रन डाउन होता है. ठीक है. या पावर कम हो जाना या वर्क करना बंद कर देना के लिए रन डाउन होता है. दूसरा मीनिंग होता है रन समबडी डाउन. किसी को रन डाउन कर देना का मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समबडी. किसी को क्रिटिसाइज करना. किस तरीके से? अनकाइंड, जो कि क्रूअल तरीके से किसी को क्रिटिसाइज करना, उसको कहा जाता है रन समबडी डाउन. तो यहाँ जो मीनिंग निकल रहा है वो सेकंड मीनिंग निकल रहा है, बिकॉज यहाँ सेंटेंस है डोंट रन डाउन योर ओपोनेंट्स, रन योर ओपोनेंट्स डाउन. यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है. ओके. यानी अपने ओपोनेंट्स को, अपने विरोधियों को कभी भी अनकाइंड वे में क्रिटिसाइज मत करो.
नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रन आउट ऑफ समथिंग। रन आउट ऑफ समथिंग मतलब टू हैव नो मोर अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की कमी हो जाना, अब वो अमाउंट ज़्यादा ना रह जाना। फॉर एग्जाम्पल आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मतलब मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, घर में शुगर खत्म हो गई है, वी आर रनिंग आउट ऑफ शुगर। सो रनिंग आउट ऑफ मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना। तो यहाँ जो सेंटेंस है वी रन आउट ऑफ केक, यानी कि हमारा जो केक था वो खत्म हो गया था इस वजह से, सो वी हैड टू ऑर्डर फॉर मोर, हम लोग को और ऑर्डर करना पड़ा। तो रन आउट ऑफ समथिंग मीन्स टू हैव नो मोर अमाउंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज चेक आउट। देखिए दो वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, चेक आउट और चेक इन। चेकआउट का मीनिंग होता है किसी जगह को खाली कर देना जहां पे आप रुके हुए थे और उसको पे कर देना, यानी कि जितना आपका पेमेंट हुआ उसको क्लियर करना। वहीं पे चेक इन का मतलब होता है कि किसी जगह पे जब आप पहुंचते हो तो पहुंचने के बाद जो सारी फॉर्मेलिटीज को अदा करते हो, रुकने से पहले, ठहरने से पहले, कहीं आपने रूम वूम ले रखा है, रुकने से पहले जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, एंट्री कराना पड़ती है और सारा प्रिपरेशन देखना पड़ता है, सारी चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ता है, उसे कहता है चेक इन कहा जाता है। यहाँ क्या मतलब है, चेक आउट मतलब जब आप उस जगह को छोड़ के जाते हो और पे करते हो उसे कहा जाता है चेक आउट। तो यहाँ जो सेंटेंस है, गेस्ट हैव टू चेक आउट ऑफ द रूम्स बाय नून, यानी मेहमानों को दोपहर तक रूम खाली कर देना है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज चेकअप ऑन समथिंग और चेकअप ऑन समबडी। देखिए चेकअप ऑन समबडी समथिंग का मतलब होता है, दो मीनिंग्स होते हैं इसके, फाइन। एक तो अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई मैं ये कर दूंगा, तो आप उसको चेक कर रहे हो कि इसने वैसा किया जैसा उसने कहा था, या आपने किसी को कुछ बोला कि तुम्हें ऐसा करना है और आप उसको क्रॉस चेक कर रहे हो कि वाकई उसने किया कि नहीं। उसकी इंग्लिश होती है चेकअप ऑन समबडी, फाइन। लेकिन दूसरा मीनिंग भी होता है चेकअप ऑन समथिंग का, वो होता है टू मेक श्योर, ये इंश्योर करना कि कोई चीज सही है या नहीं सही है। तो यहाँ जो सेंटेंस है उसका मतलब क्या है, शी नीड्स टू चेक अप ऑन अ फ्यू थिंग्स बिफोर डिसाइडिंग टू क्विट द जॉब, यानी जॉब छोड़ने से पहले उसे कुछ चीजों को इंश्योर करना होगा कि वो चीजें सही हैं या नहीं। यानी जो भी उसने काम वाम किया हो उस ऑफिस में जहाँ वो जॉब छोड़ रही है, उसको इंश्योर करना पड़ेगी कुछ चीजें कि वो सही है या नहीं सही। तो दूसरा मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर, जो मैंने आपको दो मीनिंग्स बताए। लेट्स मूव टू सम नेक्स्ट सेंटेंसेस। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट आउट, जो मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, मतलब आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है पुट आउट, एक्सटिंग्विश मीनिंग होता है इसका। नेक्स्ट इज पुट अप विद, यहाँ जो फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है नेक्स्ट वाला पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। इसका मीनिंग सेंटेंस का है आई कैन नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मतलब ज्यादा देर तक, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद दिस इनसिंसियरिटी, उसकी जो इनसिंसियरिटी है वो मैं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुट अप विद मतलब टॉलरेट, फाइन, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये। थर्ड फोर्थ सेंटेंसेस में कोई फ्रेजल वर्ब नहीं यूज हुआ है, आपको केवल इतना याद रखना है कि जब डिफर वर्ड आता है, यानी जब वर्ब की तरीके से डिफर यूज होता है, डिफर में एस लग के, ईडी लग के, डिफर्ड, फाइन या डिफरिंग, इस तरीके से कभी आएगा वर्ब की तरह, तो उसके आगे विद आता है, विद के बाद समवन, डिफर विद समवन ऑन सम पॉइंट, यानी किसी से किसी बात पर अलग होना, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, तो आप उससे उस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या कर रहे हो, डिफर कर रहे हो, यू डिफर विद हिम ऑन सम पॉइंट। ओके, ऑन भी याद रखिएगा, कभी कभी डिफर विद दिया होगा, ऑन पूछेगा आपसे, फाइन। और जब डिफरेंट वर्ड आता है तो उसके साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, तो आपको यहाँ पे केवल इतना याद रखना है, डिफर विद समवन ऑन सम पॉइंट, डिफरेंट फ्रॉम समथिंग और समवन। तो थर्ड सेंटेंस होगा दे डिफर्ड विद देम ऑन दिस पॉइंट, यानी कुछ लोग थे वो दूसरे कुछ लोगों से किसी पॉइंट पर अलग थे, यानी अग्री नहीं कर पाए। ओके, नेक्स्ट है क्या है, हर प्लान्स, उसके जो प्लान्स है वो तुम्हारे, योर्स मतलब तुम्हारे प्लान से क्या है, अलग है, तो डिफरेंट के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रिलेटेड टू कॉरेस्पॉन्ड, कॉरेस्पॉन्ड के साथ विद भी आता है, टू भी आता है, समझिएगा। कॉरेस्पॉन्ड विद समबडी, किसी के साथ कॉरेस्पॉन्ड होना, यानी कि उसको अग्री करना, फाइन। तो अगर आपको समबडी दिखेगा कहीं पर तो आप वहां पे विद लगाओगे, उससे अग्री करना, उस इंसान की बात को मानना के लिए यूज होता है कॉरेस्पॉन्ड विद समबडी, फाइन। एस बी मतलब समबडी, एस टी एच मतलब समथिंग, फाइन। कॉरेस्पॉन्ड टू समथिंग, किसी चीज से कॉरेस्पॉन्ड होने का मतलब है उससे मेल खाना, टू मैच अप विद समथिंग। अब आप सेंटेंस को पढ़िएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। शी कॉरेस्पॉन्ड्स विद हर पेरेंट्स रेगुलरली, यानी वो अपने पेरेंट्स की रेगुलर तौर पे अग्री करती है अपने पेरेंट्स से, यानी जो उसके पेरेंट्स कहते हैं वो वैसे ही एक्ट करती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ शी कॉरेस्पॉन्ड्स विद, यानी कि शी अग्रीज विद हर पेरेंट्स रेगुलरली, फाइन। नेक्स्ट इज डज दिस कॉरेस्पॉन्ड टू योर स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, फाइन। सो क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि डज दिस, यानी क्या ये चीज, दिस मतलब कोई भी चीज हो सकती है, क्या ये चीज तुम्हारी डिटेल इन्फॉर्मेशन से मैच भी खाती है, मेल खाती है, उसका मतलब होता है कॉरेस्पॉन्ड। सो डज दिस
कॉरस्पॉन्ड टू योर स्पेसिफिकेशन, क्या ये चीज तुम्हारी डिटेल इंफॉर्मेशन से मैच खा रही है। सो मैच खाने को टू मैच अप विद समथिंग के लिए यूज किया जाता है कॉरस्पॉन्ड टू समथिंग, और किसी से अग्री करने को बोला जाता है कॉरस्पॉन्ड विद समबडी। फाइन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स आर हैंड ओवर एंड हैंड आउट। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को कोई चीज अथॉरिटी में दे देना, यानी उस चीज का मालिक किसी और को बना देना। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, द ड्राइवर वॉज फोर्स, ड्राइवर को मजबूर किया गया टू हैंड ओवर द कार कीज, कार कीज को हड़पने का, यानी कि कार कीज पर कब्जा जमाने का, उसकी अथॉरिटी लेने का मजबूर किया गया ड्राइवर को। नेक्स्ट इज हैंड आउट। हैंड आउट का मीनिंग होता है बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ जो सेंटेंस है, दे स्टूड ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर हैंडिंग आउट लीफलेट्स। ये लीफलेट्स क्या होता है? लीफलेट्स एक प्रिंटेड पेपर होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए, और इसका फ्री ऑफ चार्ज होता है। फाइन। सो दे इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग जो है वो सड़क के किनारे खड़े होकर क्या बांट रहे थे? हैंड आउट कर रहे थे लीफलेट्स। ओके, टू हैंड आउट मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज डील इन। डील इन समथिंग का मतलब होता है टू डू बिजनेस इन समथिंग। द शॉपकीपर डील्स इन हाउस होल्ड गुड्स। जो शॉपकीपर है वो घर की चीजों के लिए बिजनेस करता है, तो डील इन समथिंग मतलब कि बिजनेस करना। ओके, नेक्स्ट इज डील विद समथिंग। द फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक डील्स विद एंशिएंट हिस्ट्री। डील विद समथिंग और डील विद समबडी दो तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। डील विद समथिंग किस तरीके से यूज होता है? अगर कोई बुक या कोई स्पीच या कोई फिल्म में कोई पर्टिकुलर चीज है तो उसके लिए यूज किया जाता है दैट फिल्म, दैट बुक, दैट स्पीच डील्स विद दिस सब्जेक्ट। फाइन। किसी बुक में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो दिस बुक डील्स विद दिस। सो डील्स विद मतलब कंटेन दैट सब्जेक्ट। और डील विद समबडी का मतलब क्या होता है? डील विद समबडी का मतलब होता है किसी से बिजनेस रिलेशन रखना, यानी जब आप कोई बिजनेस करते हो तो लोगों से आप कैसे डील करते हो, तो उसको डील करने के लिए कहा जाता है डील विद समबडी और समवन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, डील इन समथिंग मतलब कि किसी चीज के में बिजनेस करना। ओके, डील विद समबडी उस बिजनेस में लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना, लोगों को डील करना, उसके लिए यूज किया जाता है डील विद समबडी। फाइन। और इसके अलावा डील विद समथिंग कब यूज होता है? फिल्म, स्पीच या मूवी वगैरह में कोई सब्जेक्ट कंटेन है तो हम लोग बोलते हैं दिस स्पीच, दिस मूवी, दिस फिल्म डील्स विद दिस सब्जेक्ट। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है द फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक। कोई किसी बुक की बात हो रही है, उसका जो फर्स्ट हाफ है वो एंशिएंट हिस्ट्री पे डिस्कशन रखता है, यानी उसमें कौन सा सब्जेक्ट है? एंशिएंट हिस्ट्री। यानी जो फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक है वो एंशिएंट हिस्ट्री को कंटेन करता है। यहाँ पे ये मीनिंग है। आपको समझ में आ गया होगा डील के तीनों ही फ्रेजल वर्ब्स। So that's all for today. Thank you for watching.